नमस्कार दोस्तों। आज की इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ग्लोबल एनवायरनमेंट ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंटरनेशनल कन्वेंशंस। जैसे हमारी पर्यावरण को बचाने के लिए बहुत सारी संस्थाएं बनाई गई हैं। जैसे आईयूसीएन हो गया, डब्ल्यूडब्ल्यूएफ हो गया, यूएनपी हो गया। इन सभी को आज हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे और हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए कौन कौन से प्रोटोकॉल बनाए गए, कौन कौन से सम्मेलन होते हैं, उनके बारे में आज हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए, टाइम को ना गंवाते हुए आज की इस क्लास को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे जो पर्यावरण है उसको बचाने के लिए या उसके उसका संरक्षण करने के लिए कौन कौन सी संस्थाएं प्रतिबद्ध हैं। तो आयुषीएन है, आयुषीएन और डब्ल्यूडब्ल्यूएफ है, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, यूएनपी हो गया, ग्रीन पीस हो गया। फिर हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए कौन कौन से शिखर सम्मेलन हैं, जैसे रामसर कन्वेंशन हो गया, स्टॉकहोम सम्मेलन हो गया, अर्थ समिट हो गया। ऐसे बहुत सारे प्रोटोकॉल्स आए हैं, मतलब हर एक चीज़ के लिए अलग अलग प्रोटोकॉल है। जैसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो गया, क्योटो हो गया, साइट्स हो गया, जेनेवा प्रोटोकॉल हो गया। इन सभी को आज हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं आयुषीएन के बारे में। आयुषीएन क्या है? एक टाइप की संस्था है जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है ग्लैंड, स्विट्जरलैंड। आयुषीएन का मुख्यालय कहाँ है? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1948 में हुई थी। आयुषीएन की स्थापना कब हुई? 1948 में। इसका जो वर्क है, वर्क क्या है? इसका जो मेन वर्क है वो है, यह पर्यावरण के लिए कार्य करने वाली पहली संस्था थी। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि पर्यावरण के लिए कार्य करने वाली सबसे पहली संस्था कौन सी थी? तो आयुषीएन थी। कौन सी थी? आयुषीएन थी। अब ये किसके किसके लिए काम करने के लिए प्रतिबद्ध है? तो आयुषीएन जो है, हमारे पृथ्वी पर जैसे मान लो पशुओं में कोई ऐसी प्रजाति हो गई जो विलुप्त होने की कगार पे है, तो उसको बचाने का काम करती है या उसके लिए एक प्रोटोकॉल जारी करती है कि इसका हमें संरक्षण करना चाहिए। या पौधे हो गए, वो कोई मतलब बहुत इंपॉर्टेंट पौधा है जो विलुप्ति के कगार पे पहुंच जाता है, उसको बचाने के लिए ये काम करता है। तो मेनली काम क्या होता है कि यह संस्था जो होती है विलुप्त प्राय संकटापन्न जीवों, मतलब जो संकटग्रस्त जातियां होती हैं, उनको चिन्हित करता है और एक रेड डेटा बुक जारी करता है ताकि उन्हें विलुप्त होने से पहले बचाया जा सके। तो आयुषीएन का मेन वर्क क्या है कि यह पर्यावरण के लिए कार्य करने वाली पहली संस्था थी और विलुप्त प्राय जीवों के लिए रेड डेटा बुक जारी करती है। तो यहाँ से हमको दो तीन क्वेश्चन मिल जाएंगे। पहले क्या आएगा? पर्यावरण के लिए कार्य करने वाली संस्था कौन सी? आयुषीएन है। रेड डेटा बुक कौन सी संस्था जारी करती? तो आयुषीएन जारी करती। आयुषीएन का मुख्यालय कहाँ है? ग्लैंड एंड स्विट्जरलैंड में है। दूसरा हम पढ़ेंगे डब्ल्यूडब्ल्यूएफ के बारे में। डब्ल्यूडब्ल्यूएफ का फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर है। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर है। इसकी स्थापना कब हुई? 1961 में हुई। आयुषीएन की स्थापना कब हुई थी? 1948 में हुई थी। और यह क्या है? ये गैर सरकारी संस्था है, एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है डब्ल्यूडब्ल्यूएफ। उसका वर्ग क्या है? ये नेचर कंजर्वेशन के लिए काम करता है, मतलब हमारे प्रकृति को बचाने के लिए ये काम करती है। तो इसका जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है? प्रतीक चिन्ह है जायंट पांडा। प्रतीक चिन्ह क्या है? जायंट पांडा। इसका भी मुख्यालय ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में है। ये देख सकते हैं, जो वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर है, इसकी स्थापना हुई 1961 में। मुख्यालय इसका भी है ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। ये आयुषीएन की एक हेल्पिंग ऑर्गेनाइजेशन है। हेल्पिंग ऑर्गेनाइजेशन है, आयुषीएन का एक हेल्पिंग ऑर्गेनाइजेशन है डब्ल्यूडब्ल्यूएफ। इसका प्रतीक चिन्ह है जायंट पांडा। वर्क क्या है? यह संस्था पर्यावरण संरक्षण के लिए वर्ल्ड पे, मतलब वर्ल्ड स्तर पर रिसर्च और फंड जुटाने का काम करती है। तो मेनली इसका जो मेन वर्क है वो नेचर के लिए फंड इकट्ठा करना है। इसका मुख्य वर्क क्या है? फंड इकट्ठा करना। ऐसे हम अगले बारे में पढ़ेंगे, यही संस्था के बारे में पढ़ेंगे। तो अगली क्या है हमारी? ग्रीन पीस इंटरनेशनल। ग्रीन पीस इंटरनेशनल, इसका इसकी स्थापना कब हुई थी? 1971 में हुई थी।
का मुख्यालय कहाँ है? एम्स्टर्डम है, नीदरलैंड, एम्स्टर्डम नीदरलैंड। तो ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? एम्स्टर्डम नीदरलैंड, एम्स्टर्डम नीदरलैंड। तो ये ग्रीन पीस इंटरनेशनल है क्या? एक स्वतंत्र एनजीओ है, ये भी गैर सरकारी संगठन है जो किसी भी सरकार से फंड नहीं लेता, किसी भी सरकार से फंड नहीं लेता है। वर्क क्या है इसका? वर्क क्या है? ये जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई, ओवर फिशिंग और परमाणु परीक्षणों के खिलाफ शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन करता है, विरोध प्रदर्शन दर्ज करता है। तो अगर ग्रीन पीस इंटरनेशनल का वर्क पूछे या पूछे जलवायु परिवर्तन या वनों की कटाई या ओवर फिशिंग या परमाणु परीक्षण जो न्यूक्लियर टेस्ट होते हैं उनके खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन कौन सी संस्था कर सकती है? तो वो है ग्रीन पीस इंटरनेशनल, ग्रीन पीस इंटरनेशनल। ऐसे हम आगे पढ़ेंगे। अब हमारा आ गया सबसे इंपॉर्टेंट रामसर कन्वेंशन, सबसे इंपॉर्टेंट रामसर कन्वेंशन। तो रामसर कन्वेंशन कब से शुरू किया गया? तो रामसर कन्वेंशन शुरू हुआ 1971 में। कहाँ शुरू हुआ? 2 फरवरी 1971 में। एक ईरान में एक जगह है रामसर, ईरान में एक जगह है रामसर जहाँ से ये शुरू हुआ रामसर कन्वेंशन। इसका मुख्य काम क्या होता है, मतलब किस उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई? तो रामसर कन्वेंशन की स्थापना आर्द्र भूमि संरक्षण और पृथ्वी के सबसे महत्वपूर्ण इकोसिस्टम में से एक है, उसको बचाने के लिए ये, मतलब आर्द्र भूमि को बचाने के लिए, इस संरक्षण करने के लिए रामसर कन्वेंशन की जो है स्थापना की गई। 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है, 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। मीन्स वर्ल्ड वेटलैंड्स डे कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। भारत की स्थिति क्या है? भारत में 46 साइट्स चिन्हित की गई हैं, जैसे सबसे बड़ी साइट सुंदरवन है और चिल्का है, सबसे बड़ी और सुंदर। अच्छा पूछ दे कि भारत ने रामसर पे कब साइन किए? भारत ने रामसर साइट पे कब साइन किए? तो ये 1982 में साइन किए। भारत ने कब साइन किए? 1982 में। और प्रेजेंट टाइम में देखें तो भारत में कितने रामसर साइट्स हैं? तो 1996 हैं। ये 2025 तक कितने हैं? 96 हैं। भारत में रामसर साइट्स कितने हैं? 96 हैं। और सबसे अधिक रामसर साइट भारत के कौन से राज्य में है? तो सबसे अधिक रामसर साइट्स तमिलनाडु में है। किस राज्य में है? तमिलनाडु में है। तो भारत ने कब साइन किया? भारत ने साइन किया 1982 में। टोटल साइट्स कितनी हैं? 1996 हैं, 96 रामसर साइट्स हैं भारत में। सबसे ज्यादा कौन से राज्य में है? तो तमिलनाडु में। तमिलनाडु में सबसे ज्यादा रामसर साइट्स हैं, कितनी है? टोटल 20 हैं। सब कितनी है? 20 हैं। और सबसे बड़ा रामसर साइट्स कौन है भारत का? तो सुंदरवन है। सबसे बड़ा रामसर साइट कौन सा है? सुंदरवन है। और सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा है रेणुका झील। सबसे छोटा कौन सा है? रेणुका झील। और ये कहाँ है? ये हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, हम पढ़ेंगे स्टॉकहोम सम्मेलन। स्टॉकहोम सम्मेलन, इसकी स्थापना कब हुई? ये कब से शुरू हुआ? ये 1972 से शुरू हुआ। 71 में कौन सा आया? रामसर साइट आया, रामसर कन्वेंशन आया। और स्टॉकहोम कन्वेंशन कब आया? स्टॉकहोम समिट आया 5 जून 1972 को। स्थान कौन सा था? स्टॉकहोम, स्वीडन। स्टॉकहोम, स्वीडन। इसका काम क्या है? यह विश्व का पहला गंभीर सम्मेलन था जहां सभी देशों ने महसूस किया कि पर्यावरण का पतन मानव जाति के लिए सबसे बड़ा संकट है। विरासत, इसी सम्मेलन की याद में हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ऐसे 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? विश्व जल दिवस।
विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ऐसे 22 मई को 22 मई को बायोडाइवर्सिटी डे, बायोडाइवर्सिटी डे कह सकते हैं। 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब हम देखेंगे सबसे इम्पोर्टेंट हमारी साइट्स है यूएनईपी। यूएनईपी यूएनईपी की स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई 1972 में। यूएनईपी की स्थापना कब हुई? 1972 में। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? इसका मुख्यालय है नैरोबी केनिया में। नैरोबी केनिया में। यूएनईपी की स्थापना कब हुई? 1972। और मुख्यालय कहाँ पे है? नैरोबी केनिया। नैरोबी केनिया की राजधानी है। यूएनईपी का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। स्थापना 1972। 1971 में रामसर कन्वेंशन स्टार्ट हुआ। 1972 में स्टॉकहोम से हुआ। 1972 में ही स्टॉकहोम सम्मेलन में यूएनईपी की स्थापना की गई। यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ है? नैरोबी केनिया में है। ग्लोबल 500 पुरस्कार की इसने शुरुआत की। तो मतलब जो संस्थाएं पर्यावरण संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण कार्य करती हैं, उन 500 संस्थाओं को ये हर साल, मतलब 500 संस्थाओं को हर साल ये पुरस्कार प्रदान करती है। ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक रिपोर्ट जारी करती है, जैसे कि पर्यावरण की स्थिति में कहाँ पे कौन सा मतलब कहाँ पे पर्यावरण की स्थिति कैसी है, कौन से देश में प्रदूषण ज़्यादा है, कौन से देश में प्रदूषण कम है। तो ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है? यूएनईपी। ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है? यूएनईपी, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। और इसका काम क्या है? यह दुनिया भर में पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करता है। पूरी दुनिया में पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, पृथ्वी शिखर सम्मेलन, रियो सम्मेलन भी कहते हैं इसको। स्थापना कब हुई? 1992 में हुई। कहाँ पे हुई? रियो डी जेनेरियो। रियो डी जेनेरियो, ब्राजील। कहाँ स्थापना हुई? ब्राजील। रियो से याद भी रख सकते हैं आप, रियो ब्राजील का एक शहर है, बहुत इंपॉर्टेंट शहर है। तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन की जो शुरुआत हुई वो कब से हुई? 1992 से हुई। कहाँ से हुई? तो रियो दी जेनेरियो, ब्राजील से हुई। एजेंडा 21 जारी करता है। पृथ्वी शिखर सम्मेलन में एजेंडा 21 जारी किया गया, जो क्या था? 21वीं सदी के लिए पर्यावरण संरक्षण के लिए 12 महत्वपूर्ण नियम बताए गए। तो 21वीं सदी के लिए पर्यावरण संरक्षण के लिए 12 महत्वपूर्ण नियम किससे संबंधित हैं? तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन से संबंधित हैं। किससे संबंधित हैं? पृथ्वी शिखर सम्मेलन से। इसके अंतर्गत एक संस्था काम करती है जिसका नाम है UNFCCC, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। मतलब जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए वैश्विक रूपरेखा प्रदान करती है। जैसे मान लो अभी जलवायु परिवर्तन काफी लंबे टाइम बाद देखने को मिलता है, जैसे कहीं कहीं पे अतिवृष्टि होती है, अनावृष्टि होने लगी है। तो इन सब के लिए ये एक वैश्विक रूपरेखा बनाती है कि सभी देशों को मिलकर क्या क्या करना चाहिए। कौन सी संस्था करती है? UNFCCC। UNFCCC किसके अंतर्गत काम करती है? पृथ्वी शिखर सम्मेलन के अंतर्गत काम करती है। ऐसे जो ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक रिपोर्ट कौन देता था? UNEP देता था। ठीक है। अब देखेंगे एक, मतलब हम चार्ट के रूप में देख सकते हैं कब कौन सा आया। तो जो रियो शिखर सम्मेलन है कब से शुरू हुआ था? 1992। तो पहला रियो शिखर सम्मेलन कब शुरू हुआ? 1992 में। और यहाँ पे एजेंडा 21 दिया गया था। एजेंडा 21 दिया गया था जिसमें 12 रूल्स बताए गए थे। तो कंजर्व अवर एनवायरमेंट। फिर दूसरा रियो शिखर सम्मेलन कब हुआ?
1997 में हुआ Rio+5 रीयूनियन। न्यूयॉर्क में आज 5 साल बाद समीक्षा की गई कि 12 जो एजेंडा 21 था उसके अंतर्गत हमने क्या क्या प्राप्त किया। तो ये 5 साल बाद समीक्षा की गई 1992 से 97। ऐसे 5 साल बाद, ये हर 5 साल बाद सम्मेलन होता है। अगला शिखर जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन था, रियो सम्मेलन था, वो 2002 में हुआ। ये जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में हुआ। कहाँ हुआ? जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में हुआ। ऐसे लास्ट वन वाला कब हुआ? 2012 में हुआ। ये भी वापस रियो दी जेनेरियो में हुआ। यह चक्र यह सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया था कि एजेंडा 21 के लक्ष्यों की निरंतर समीक्षा हो सके। तो वैसे क्वेश्चन भी बन सकता है कि एजेंडा 21 किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? रियो दी जेनेरियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन से संबंधित है। अब हम पढ़ते हैं इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं जो हमारे पेपर में आते भी हैं। जैसे साइट्स है, तो ऐसे देख सकते हैं कि साइट्स जो सम्मेलन है वो किससे संबंधित है। तो साइट सम्मेलन क्या है? ये अंतरराष्ट्रीय अवैध व्यापार, जो वन्य जीव तस्करी जिसको कहते हैं, जैसे कोई जानवर है उसको मार दिए, गैंडा है उसको मार के उसका सींग बेच दिए, तो ये क्या करता है? वन्यजीव और उनके अंगों के अंतरराष्ट्रीय अवैध व्यापार को पूरी तरह से रोकता है। और रोकता है साइट्स। साइट्स फुल फॉर्म क्या है? कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पेसीज। साइट्स क्या है? कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पेसीज। स्थापना कब हुई? 1973। तो हम मोटा मोटा याद रख सकते हैं कि जो अवैध तस्करी है, मतलब जानवरों के अंगों या जानवरों से संबंधित जो भी अवैध तस्करी है उसकी रोक के लिए कौन प्रतिबद्ध है? तो साइट्स है प्रतिबद्ध। कौन है? साइट्स है। उदाहरण के लिए हम क्या देख सकते हैं? हाथी दांत हो गया, कस्तूरी मृग हो गया, और मोरों के मांस हो गया। मोर के पंख वगैरह बेच लेते हैं, उसका मांस भी बिकता बहुत ज्यादा। गैंडा का सींग हो गया। इन सब चीजों के लिए प्रतिबंध लगाने का काम कौन करता है? साइट्स करता है। तो साइट्स किससे रिलेट करता है? तो साइट्स जो रिलेट करता है वो रिलेट करता है कि जो भी हमारे वन्य जीव हैं या उनके जो भी अंग हैं उनकी अवैध तस्करी इंटरनेशनल मार्केट में ना होने पाए। ठीक है, क्लियर हो गया? नेक्स्ट वन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। एक क्वेश्चन बनता है, हमेशा बनता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब शुरू हुआ? 1987 में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ? 1987 में। कहाँ से शुरू हुआ? कनाडा से शुरू हुआ। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहाँ से शुरू हुआ? कनाडा से शुरू हुआ। वर्ग क्या था, मतलब किस लिए शुरू किया गया? तो जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था वो ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। ओजोन परत के संरक्षण से कौन संबंधित है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसों के पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया इसने। इसका लक्ष्य क्या है कि विकसित देशों के लिए 2000 तक और विकासशील देशों के लिए जैसे भारत है 2010 तक सीएफसी का विकल्प खोजना। मतलब जिसको शीतक के हम लोग रेफ्रिजरेटर वगैरह ज्यादा यूज करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ रही है, इसकी वजह से हमारा ओजोन परत भी प्रभावित हो रही है। तो मेनली क्वेश्चन क्या बनेगा यहाँ से कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब शुरू हुआ? तो 1987 में शुरू हुआ। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं उनकी वजह से टेम्परेचर बढ़ता है और ये ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेवार होते हैं। ओजोन परत हमारी पृथ्वी के लिए, वायुमंडल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकते हैं। ठीक है, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट वन, क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? देखिए, क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को रोकने के लिए। ग्रीन हाउस गैसों से क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग होती है। ग्रीन हाउस गैसेस क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग होती है। तो क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है?
तो ये क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को रोकने से। ठीक है। कानूनी बाध्यता क्या, यह पर्यावरण दिशा में पहला कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता था। क्योटो प्रोटोकॉल बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि ये पहला कानून बन गया था, या कानून बना है, इंटरनेशनल स्तर पर बना है, जो सबको बाध्य करता है। ठीक है, कि ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन कम हो। ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल आया कब, 1997 में। मॉन्ट्रियल कब आया था, 1987 में। तो मॉन्ट्रियल पहले आया, ओजोन परत से संबंधित था। उसके बाद क्योटो प्रोटोकॉल आया 10 साल बाद 1997 में जापान में। मॉन्ट्रियल कनाडा में आया था, क्योटो कहाँ है, जापान में आया, 2005 में लागू। भारत ने इस पे कब साइन किया था, 2002 में साइन किया था। भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल पे कब साइन किया, 2002 में साइन किया। ठीक है। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है कि सबसे ज्यादा उत्सर्जन करने वाले अमेरिका ने इस पर हस्ताक्षर ही नहीं किए, भारत ने 2002 में इस पर साइन किए थे। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि किस देश ने क्योटो प्रोटोकॉल पे साइन नहीं किया, तो यूएसए ने इस पे साइन नहीं किया था, जबकि भारत ने इस पे 2002 में साइन किया हुआ था। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट वन, जेनेवा प्रोटोकॉल। जेनेवा प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, तो जो हमारे केमिकल वेपन्स होते हैं, रासायनिक और जैविक हथियार होते हैं, इनके निर्माण और यूज पर बिल्कुल प्रतिबंध लगाना है। तो जेनेवा प्रोटोकॉल किससे है? मतलब जीन से हम जान सकते हैं, जेनेवा जीन से। जेनेवा प्रोटोकॉल जो भी रासायनिक और जैविक हथियार थे, जैसे केमिकल गैसेस हो गए, वायरसेस हो गए, इन सबकी निर्माण पे, उनके पूर्ण रूप से उपयोग पे प्रतिबंध लगाया। तो जेनेवा प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? रासायनिक हथियार और जैविक हथियारों के प्रयोग से संबंधित है। इसका उद्देश्य क्या था? प्रयोगशाला में बनाए गए वायरस या रसायन से संपूर्ण मानवजात और विश्व अर्थव्यवस्था को नष्ट होने से बचाना था। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया 1987 में, कनाडा में आया, ओजोन परत सुनिश्चित था। क्योटो प्रोटोकॉल कब आया? क्योटो प्रोटोकॉल आया हमारा 1997 में, जापान में लागू हुआ 2005 में। संबंधित किससे है? ग्रीन हाउस गैसेस से संबंधित है, और भारत ने इस पे 2002 में साइन किया था, अमेरिका ने इस पे साइन ही नहीं किया था। नेक्स्ट वन, कार्टाजेना प्रोटोकॉल। कार्टाजेना प्रोटोकॉल 2000 में आया, और नागोया प्रोटोकॉल 2010 में आया। इन दोनों का लक्ष्य क्या था? इन दोनों, कार्टाजेना प्रोटोकॉल और नागोया प्रोटोकॉल, इन दोनों का जो मेन वर्क था वो बायोडायवर्सिटी का संरक्षण था। बायोडायवर्सिटी का संरक्षण क्या है कि आजकल हम देखते होंगे कि किसी किसी का डीएनए इधर उधर मिला के कुछ नई प्रजाति बना दी जाती है ना। तो इन सबको रोकने के लिए कि हम नेचर के साथ छेड़छाड़ ना करें, तो हमारा कार्टाजेना प्रोटोकॉल और नागोया प्रोटोकॉल, कार्टाजेना 2000 में आया और नागोया 10 में आया। तो मुख्य लक्ष्य क्या था? जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी को बचाना, बायोडायवर्सिटी को बचाना। महत्व, हमारी देसी प्रजातियों, संकरित बीजों के एपिकाओं और नई बीमारियों से मानव स्वास्थ्य की रक्षा के लिए जैव विविधता को बचाना हम हमारे पर्यावरण का मूल आधार है। तो कार्टेजना और नागोया प्रोटोकॉल, ये दोनों पर्यावरण से छेड़छाड़ या बायोडायवर्सिटी के संरक्षण से संबंधित है। कार्टेजना 2000 में आया और नागोया 2010 में आया। ठीक है। लास्ट में हम हाइलाइट देख लेते हैं। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब आया? 1987 में आया। किससे संबंधित था? ओजोन लेयर डिप्लेशन से संबंधित था, CFCl2 से। CFCl2 के उत्सर्जन पर रोक था। विकसित देशों ने 2000 तक बैन किया गया, और विकासशील देशों को 2010 तक। तो क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? क्योटो प्रोटोकॉल आया 1997 में, मॉन्ट्रियल से 10 साल बाद। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन पे पूर्णतः प्रतिबंध लगाना, और ये कानूनी रूप से बाध्यकारी था। मतलब कानूनी रूप से सबको मानना था, लेकिन अमेरिका को पता ही है, किसी की नहीं सुनता। तो अमेरिका ने खुद से बाहर कर लिया। भारत ने 2002 में साइन किया था। भारत ने कब साइन किया था? 2002 में। फिर आता है साइट वेरी इंपॉर्टेंट है। 1973 में आया। वन्य जीवों के अवैध व्यापार, मतलब वन्य जीव को जो जैसे मान लो कछुआ वगैरह हो गया, इसको दूसरे देशों में बेच देते हैं जाके। वन्य जीवों का अवैध व्यापार, या उनके जो अंग होते हैं, सींग हो गया, उनकी त्वचा हो गई, इन सब चीजों को
बचाते हैं। हाथी दांत, कस्तूरी मृग पे रोक, सब पे रोक लगे। तो साइट्स प्रोटोकॉल 1973 में आया, वन्य जीव और वन्य जीवों के अंगों के अवैध व्यापार पे ये रोक लगाता है। ठीक है। कार्टाजेना कब आया? कार्टाजेना 2000 में आया, नागोया 2010 में आया। ये दोनों बायोडायवर्सिटी के संरक्षण के लिए जिम्मेवार थे। पर्यावरण का मूल आधार बचाना था। ठीक है। जेनेवा प्रोटोकॉल वेरी इंपॉर्टेंट, रासायनिक हथियारों और जैविक हथियारों के निर्माण और उनके प्रयोग पे बैन था। वायरस और केमिकल वेपन पे बैन था। तो होप होप कर आशा करते हैं कि आज की क्लास सभी को पसंद आई होगी। धन्यवाद।